नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सभी को राम राम। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम सबसे पहले डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे जो 22 मई 2020 से संबंधित रहने वाले हैं। तो जो आपको स्क्रीन पर 4 मोस्ट टैग दिख रही हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन और अन्य क्वेश्चन जो डेली करंट अफेयर के रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन, उन पर हम चर्चा करेंगे। और जो ये 4 क्वेश्चन आपके लगाए गए हैं, ये द हिंदू जो अखबार आता है, डेली न्यूज़पेपर, उससे लिए गए हैं। क्योंकि डेली न्यूज़ जो करंट अफेयर की बनती है वो द हिंदू से बेस्ट और किसी अखबार में नहीं बनती। इसलिए हम द हिंदू न्यूज़पेपर को जो करंट अफेयर होती है उसको सम्मिलित करते हैं। इसी के बहुत ही सही और सटीक खबर उसमें आती है, इसलिए हम उसको सम्मिलित करते हैं। साथ ही आपसे निवेदन करेंगे कि ये सेशन शुरू करने से पहले आप जल्दी से इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का हमारे का। साथ ही वीडियो को आप पूरी देखा करें, क्योंकि एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में हम आपको बहुत अच्छी जानकारी और क्वेश्चनों को बहुत अच्छे सरल सहज भाषा में समझाते हैं। तो साथ में बात कर लेते हैं आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आज की जो सनसनीखेज जो 4 खबरें हमने आपको बताई हैं, फ्रंट पे दिखा दी हैं कि जो हाल ही में 6 शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त टैग मिला है। साथ ही जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और भारत को अब की बार अलेक्जेंडर डेल रिम्पर अवार्ड 2019 मिला है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आपको साथ में बताएंगे कि चिंतला गोविंद राजुलू जो हैं वो नाबार्ड के अगले नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो सेशन शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चनों पर। तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले आप, अगर आपने अभी तक इसको लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और आप नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं आज का क्या रहने वाला है। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस व विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका बना गया है 20 मई को। तो आपको बता देते हैं कि जो मधुमक्खी हैं ये पारिस्थिति को बेहतर बनाए रखने और संतुलन बनाए रखने में तथा साथ ही जो प्रदूषण होता है उसको कम करने में ये काफ़ी हद तक मददगार होती हैं, वैज्ञानिकों का कहना है। इसी के साथ ही जो फर्स्ट आपका मधुमक्खी दिवस मनाया गया था वो 20 मई 2018 को मनाया गया था। और ये किसके द्वारा मनाया गया था? तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, मनाना शुरू हुआ है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक शोध जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और जो शिकागो यूनिवर्सिटी है, उनके वैज्ञानिकों ने एक शोध किया था मधुमक्खियों पर। और उन्होंने कहा था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संतुलित बनाए रखने के लिए और जो प्रदूषण होता है उसको मतलब उन्होंने बताया था कि 80% तक मतलब कम करने के लिए, मतलब प्रदूषण तो पूरे तरीके से कम नहीं करती, लेकिन उस प्रदूषण में जो भारी मात्रा में जो ज़्यादा कहें एक तरीके से जो प्रभावी जो वस्तु या जो प्रभावी अंश होते हैं उनको 80% तक ये कम कर देती हैं। तो इसको बनाने की जो मतलब मधुमक्खी दिवस के रूप में बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू हुई थी। अब आपको बता देते हैं कि 2020 की जो थीम रही थी वो क्या रही थी इस मधुमक्खी दिवस की? तो बी इंगेज्ड इसकी थीम रही थी। इसी के साथ ही आपका 20 मई को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी बनाया गया था, जिसको हिंदी में हम कहेंगे विश्व माप विज्ञान दिवस। और इस विश्व माप विज्ञान दिवस को 20 मई 1872 को एक समझौता हुआ था 17 देशों के प्रतिनिधियों के बीच में। और वो समझौता कहलाता है मीटर कन्वेंशन।
और इस पर हस्ताक्षर के साथ ही इसको बनाने की शुरुआत हो गई। तो क्या है ये मीटर कन्वेंशन? तो आपको मैं बता दूं, जो मीटर कन्वेंशन है ये पूरे विश्व में जो नापने की यूनिट होती हैं, यानी कि जो माप तोल की जो इकाइयाँ होती हैं, उनको सभी को पूरे वर्ल्ड में एक रखना। यानी कि 1 किलो इंडिया में भी 1 किलो वही मिलेगा, अमेरिका में भी आपको 1 किलो वही मिलेगा, जापान चल जाओगे तो वहाँ पे भी आपको 1 किलो की इकाई वही मिलेगी जो इंडिया में है। यानी कि पूरे विश्व में एक समान जो मापन इकाई है उसको लागू करने के लिए ये आपका मीटर कन्वेंशन हुआ था। और जो हमारी मूलभूत इकाइयाँ होती हैं नाप नाप करने की, वो 7 हैं। आप सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा, जैसे कि मीटर है, सेकंड है, किलोग्राम है, एम्पियर है, और केल्विन है, मूल है। तो इस तरह की ये 7 इकाइयाँ होती हैं भौतिकी की। इसी के साथ ही आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अब देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये बन गया है आपका लद्दाख। आपको बता देते हैं कि लद्दाख में कोरोना के जो सभी संक्रमित मामले थे, 43 मामले सामने आए थे, और अब वो 43 के 43 बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनमें किसी की भी डेथ नहीं हुई है। 43 मामले बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। और उसके बाद में अभी तक 3 मई 2020 के बाद में एक भी मामला नया सामने नहीं आया है। तो इस वजह से इस लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसको कोरोना मुक्त करने की घोषणा कर दी गई है। और इसी के कारण ये पहला केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है। ध्यान देने वाली चीज़ ये रहेगी कि केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख बन गया है, लेकिन अगर राज्य की बात करें कि कौन सा राज्य पहला कोरोना मुक्त बना है तो आप क्या बताएंगे? तो उसका सही आंसर होगा गोवा। ये आप ध्यान रखेंगे। और यदि वर्ल्ड की बात पूछी जाए, या कहे कि पूरे यूरोप में या कहे पूरे वर्ल्ड में, तो बात दोनों की एक ही है। वर्ल्ड में और यूरोप में जो पहला देश बना है वो आपका आ जाता है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया आपका, स्लोवेनिया भी बोलते हैं इसको, स्लोवेनिया या स्लोवेनिया, ये आपका पहला देश बन चुका है। अब जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर 31 अक्टूबर 2019 को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ये तो आपको पता ही होगा। और वर्तमान में यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर, जो फर्स्ट उपराज्यपाल हैं केंद्र शासित बनने के बाद लद्दाख के। और यहाँ की जो राजधानी है वो लेह रहेगी। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं लेह से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आपकी जो 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 हुई थी वो हाल ही में लेह के अंदर आयोजित हुई थी। और इसमें जो टीम जीती थी वो जीती थी लद्दाख महिला टीम, दिल्ली को हराकर ये जीती थी। इसी के साथ ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो पहला चरण था इस साल का, वो लेह में आयोजित किया गया था। और ये सेकंड जो चरण था इस खेलो इंडिया विंटर गेम का, वो आपका गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें जो लद्दाखी डांस है सोडोल, जो सोंडोल डांस है लद्दाखी डांस है, बड़ा फेमस डांस है। इसको भी अब गिजनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया गया है। और जो ये डांस होता है ये नेरपा महोत्सव के टाइम पर किया जाता है। एक नेरपा महोत्सव है लद्दाख में, प्रमुख महोत्सव मनाया जाता है नेरपा, ये आप ध्यान रखना। और जो नेरपा महोत्सव है एक बहुत ही महान बौद्ध दार्शनिक और विद्वान थे नरोपा, उनकी याद में ये नरोपा फेस्टिवल बनाया जाता है। और इस जो नरोपा फेस्टिवल है इसको हिमालय का कुंभ मेला भी कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही आपको कुछ और सवाल बताऊं तो करंट अफेयर के, जो अक्साई चीन है वो भारत का हिस्सा है, ये तो आप सभी को पता है। इसको अब लद्दाख के मैप, जो नया मैप जारी हुआ है उसमें लद्दाख वाले क्षेत्र में इसको दर्शाया गया है। और इसी के साथ ही हाल ही में 5 मई को भारत चीन सैनिकों के मध्य लद्दाख में झड़प भी हुई थी, एक आपसी बहस भी हुई थी, और उसमें हल्की फुल्की मारा पीटी भी, हाथापाई भी हो गई थी।
और ये जो घटना हुई थी ये आपकी LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कि आपका अभी 21 जून को मनने वाला है, सॉरी आज जो मना है आपका अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी 21 जून को जो अगले महीने में आपका मनने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो आपका लेह में ही आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये जो योग दिवस है इसकी शुरुआत 21 जून 2014 से की गई थी और यूनाइटेड नेशन के द्वारा मोदी जी के प्रयासों के द्वारा ये शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशन ने इसको लागू किया था और पिछले वर्ष इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लद्दाख के लिए एक विशेष विंटर ग्रेड डीजल लॉन्च किया था और आप उसका नाम ध्यान रखेंगे डीजल का, विंटर ग्रेड डीजल। और इसकी खासियत क्या है कि ये -33 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, यानी कि जो -33 डिग्री तक जो सर्दियों में तापमान जम जाता है तो उस स्थिति में भी ये जो डीजल है गाड़ी के अंदर नहीं जमेगा। तो ये आपका डीजल लॉन्च किया था, तो ये समस्त जानकारी थी आपकी। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हाल ही में लेसोथो के PM ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था थॉमस थाबेन और ये आपके थॉमस थाबेन साहब हैं। अब आपको बता देते हैं कि इनके इस्तीफे के बाद, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब इनके इस्तीफे के बाद में जो वहाँ के वर्तमान वित्त मंत्री हैं जिनका नाम है मोएकेत्सी मुजुरु, तो मुजुरु साहब वहाँ के अंतरिम PM जो कहें कि एक तरीके से अंतरिम का मतलब टेम्परेरी, जो अगले चुनाव तक जो PM चुनकर आएगा उस समय तक ये आपके प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। जो अफ्रीकी महाद्वीप है उसमें सबसे नीचे जो स्थित देश है, जैसे कि इंडिया का आप जब मैप देखते हैं एशिया का तो श्रीलंका सबसे नीचे दिखाई देता है और जो अफ्रीका का नीचे का हिस्सा है और इंडिया का नीचे का हिस्सा है वो लगभग समान है, 90% तक समानता रखता है। तो जब आप इंडिया के मैप में नीचे झांक के देखोगे तो आपको सबसे नीचे मिलता है केरल। इसी तरह से जब आप अफ्रीका के जो नक्शे पर अगर आप ध्यान देकर देखोगे तो सबसे नीचे जो आपको देश मिलेगा सबसे नीचे स्तर पर वो मिलेगा आपको लेसोथो। और जो लेसोथो है इसकी जो राजधानी है वो मासेरू है। इसी के साथ में मासेरू के साथ में जो यहाँ की मुद्रा है वो लेसोथो लोटी है। और जयदीप सरकार का आप नाम ध्यान रखेंगे, एक जयदीप मजूमदार भी थे। आपको हम बता देते हैं जयदीप जो सरकार है वो लेसोथो में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे अभी जनवरी में, और जयदीप मजूमदार हैं उनको अभी मई में ही ऑस्ट्रेलिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दो आपके एम्बेसडर जो बन जाते हैं, एक तो आपके उच्चायुक्त बन जाते हैं जिनका नाम है जयदीप सरकार, ये आपके लेसोथो में है, और जयदीप मजूमदार आपके ऑस्ट्रेलिया के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन आजकल आते हैं वो कन्फ्यूजन वाले बड़े आते हैं। देखो इसी तरह के आपको जैसे आपसे पूछा गया कि लेसोथो, आपके क्वेश्चन आ गया आगामी एग्जाम में, जैसे कि पुलिस का एग्जाम हुआ और उसमें आपको ऑप्शन दे दिए कि जयदीप सरकार और जयदीप मजूमदार, आपको ऑप्शन में दोनों नाम दे दिए और आपसे पूछ लिया गया कि ऑस्ट्रेलिया के कौन है। यदि आपने जयदीप सरकार पढ़ा है और जयदीप मजूमदार दोनों को पढ़ा है तो मैं कह सकता हूं कि आप इसको गलत नहीं करके आएंगे, लेकिन आपने जब अधूरी जानकारी पढ़ी है तो आप इसको 101% गलत करके आएंगे। तो इसलिए थोड़ा चीज़ों को आप समझें, ठीक है। उनको एक तरीके से कहें तो आप उनको एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा ये आपका जो अनुकूलनता है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं अगला क्वेश्चन, WHO के हाल ही में नए कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। अब आपको बता देते हैं जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये वर्तमान में 17वीं लोकसभा के भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं और इनका लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है।
इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि क्या जो कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का कार्य होता है, क्या होता है डब्ल्यूएचओ में। तो स्वास्थ्य सेवा के जो निर्णय व नीतियों को प्रभावी बनाना, जो निर्णय और नीति जो वहाँ पर बनाई जाती हैं उनको प्रभावी रूप से मतलब नियुक्त उनको प्रभावी रूप से बनाना और उनको प्रेषित करना, यानी कि उनको लागू करना, तथा उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाना, और जो कार्य होते हैं उनको सुविधाजनक बनाने का काम ये बोर्ड अध्यक्ष करते हैं। और डब्ल्यूएचओ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो वर्तमान में हेड या महानिदेशक अगर हम बोलें तो टेड्रोस अधानोम है। 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है इसी वजह से, क्योंकि ये स्थापना दिवस है। और हाल ही में जो डब्ल्यूएचओ की फंडिंग है उसको रोकने की घोषणा कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो कि अमेरिका को अब तक सबसे ज़्यादा फंडिंग देने वाला देश है। इसी के साथ ही आपको एक फ़ोटो भी प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि जो इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है। तो इमेज के जरिए आपको हम फ़ोटो दिखा रहे हैं, और फ़ोटो जो रहेगी, शायद हो सकता है आप क्वेश्चन भूल जाएं जल्दी, लेकिन ये फ़ोटोज़ के माध्यम से आप इसको जल्दी नहीं भूल पाएंगे। यही कारण होता है कि हम आपको फ़ोटो के साथ में क्वेश्चन अवेलेबल करवाते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आप भूल जाएं तो कम से कम इमेज तो आपको याद रहे। हमारा जो चैनल है ये, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये आपको बहुत ही सरल और सहज भाषा में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, और बहुत अच्छी भाषा में, सरल और सहज भाषा में आपको हम डेफिनेशन के साथ में, डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप हमारी मेहनत को देखकर तो कम से कम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए करें। और इसी के साथ ही आपको अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाल ही में भारत के कितने शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त टैग 5 स्टार कचरा मुक्त टैग, जो कि कचरा मुक्त स्टार रेटिंग कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। तो ये आपको बताना है कि कितने शहरों को हाल ही में दिया गया है। तो ये दिया गया है आपको 6 शहरों को। अब आपको हम बता देते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो देखिए, जो ये अवार्ड है या कहें ये जो टैग है, ये 6 शहरों को जो दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? आवास व शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा ये दिया गया है या उसकी घोषणा की गई है। और जो ये 5 स्टार कचरा मुक्त टैग है, ये जो हमारे आवास व शहरी मामले के मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है। और इसमें 2019-20 के लिए 6 शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त टैग दिया गया है, जबकि 65 शहरों को, मतलब इन 6 शहरों के साथ में 65 शहरों को अलग से 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार कचरा मुक्त टैग भी दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इन जो 6 शहर हैं, इनमें सबसे बढ़िया जो आपका जो ये कचरा मुक्त टैग है, इसमें जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है वो मध्य प्रदेश ने किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो के माध्यम से देख रहे हैं। अब आपको पहले तो हम 6 शहरों की बात बता देते हैं कि वो 6 शहर कौन कौन से हैं। देखो, आपको ना तो 70 शहर याद होंगे जिनको 1 स्टार मिला है, ना आपको 65 शहर याद होंगे जिनको 3 स्टार मिला है, लेकिन 6 शहर आपको आसानी से याद रहेंगे। और इन 6 शहरों में भी जो मोस्टली बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश के शहर। देखिए, इन 6 शहरों में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से है, और इंदौर आपका मध्य प्रदेश से है। तो मध्य प्रदेश से तो आपका इन 6 शहरों में एक ही शहर है, लेकिन जो बाकी के 65 और 70 यानी कि 3 स्टार और 1 स्टार जो टैग दिए गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की शहर इसमें सम्मिलित हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि, एक बार आपको मैं पूरे शहरों के नाम बता देता हूँ, 6 शहरों के। देखिए, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट और सूरत गुजरात से 2 शहर हैं, राजकोट और सूरत। मैसूर कर्नाटक से, नवी मुंबई महाराष्ट्र से। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आएगा मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए 6 शहरों में सबसे टॉप पोजीशन पर कौन सा है, तो आपका आएगा अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछा जाए 6 शहरों में एक ही राज्य के
एक से अधिक शहर जो सम्मिलित हैं वो हैं गुजरात से, राजकोट और सूरत। तो इन इन चीज़ों को आप थोड़ा सा डिटेल में देख लें। इसी के साथ ही मुझे ध्यान आ रहा है कि जो अंबिकापुर है, इसको मैंने 3-4 बार आपको पिछले क्वेश्चनों में रिपीट करवाया है। देश का पहला गार्बेज कैफ़े आपका खोला गया है कहाँ पर, अंबिकापुर में। और इसी के साथ जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ देश का पहला गार्बेज क्लिनिक खोला गया है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से ज़रूर देख लें। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं कि हाल ही में चर्चित आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कौन सा गाना गाया गया जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। तो यदि आपने इस गाने को नहीं देखा है तो मेरी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube पर इस गाने को ज़रूर देखें। ये देशभक्ति से ओतप्रोत एक सॉन्ग है, जिसको अभी लॉकडाउन के चलते जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, उसको और ज़्यादा रूप या उसको और ज़्यादा शक्ति बल देने के लिए ये गाना केंद्र सरकार के द्वारा हमारे जो संगीतकार हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है। अब आपको बता देते हैं इस गाने की खासियत क्या है। तो यह गाना आत्मनिर्भर भारत की भावनाओं को सलाम करते हुए गाया गया है। इस गाने में 211 भारतीय संगीतकारों द्वारा हिस्सा लिया गया है, यानी कि इस गाने को 211 भारतीय संगीतकारों ने आवाज़ दी है। और इसमें जो प्रमुख संगीतकार, वैसे तो इसमें 211 हैं, लेकिन कुछ संगीतकार इसमें फेमस हैं, उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ, मेरे याद आ रहे हैं। लता मंगेशकर है, सोनू निगम साहब है, उदित नारायण साहब है, कैलाश खेर है। इसके अलावा अलका याग्निक और शंकर महादेवन आदि जैसे जो फेमस संगीतकार हैं, वो उन्होंने अपनी आवाज़ से इस गीत को सजाया है। संगीत जो आपका दिया है वो दिया है शंकर महादेवन ने, तथा इसमें 16 भाषाओं का, यानी कि जो भारतीय जो 16 भाषाएं हैं या बोलियां हैं, उनमें इसको गाया गया है। अलग अलग कड़ी को अलग अलग भाषा में गाया गया है। और बहुत ही मतलब देशभक्ति से और जो आत्म भारत की जो बात कही गई है, उसको अगर आप इसको सुनेंगे तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप जो मोदी जी का अनुरोध है स्वदेशी चीज़ों को अपनाने का, उस पर आप ज़रूर फोकस करेंगे। अगर आपने एक बार सुन लिया तो इसको आप ज़रूर सुने। रिक्वेस्ट है, भारत के लिए सुने। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी के लिए सुने, मैं मोदी जी या कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं कह रहा, मैं भारत के लिए कह रहा हूँ। और मैं उस चीन को जवाब देने के लिए इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो चीन आज हमसे दादागिरी कर रहा है, उस चीन के खिलाफ आप इसको ज़रूर सुने। खैर, आपको मैं कुछ और क्वेश्चन इससे संबंधित बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो इसकी फ़ोटो आपको अवेलेबल करवा देते हैं, ये देखिए इसकी फ़ोटो है। और इसके साथ ही इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मेरे ध्यान आ रहे हैं। हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, ये भी अभी हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ था, और ये रिलीज किया गया था HDFC बैंक के द्वारा कोरोना से जीत के लिए। जो हम लड़ रहे हैं कोरोना से जीतने के लिए, जो हमारे कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं कोरोना को हराने के लिए, उनको उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए HDFC बैंक के द्वारा ये गाना रिलीज किया गया था। यूनाइटेड वी फाइड, ये एक गाना भी रिलीज किया गया था ICCR के द्वारा। और ICCR का मतलब तो आपको पता ही है, मैंने पिछले सेशंस में भी आपको बताता चलता हूँ फुल फॉर्म। ICCR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। इसी के साथ ही हैशटैग वी विल विन, ये एक कैंपेन चलाया गया था फीफा के द्वारा, जिसमें हमारे बाउचिंग भूटिया को भी शामिल किया गया था एम्बेसडर के रूप में, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उनको। तो इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसे हाल ही में दिया गया है। तो ये दिया गया है आपका विनय बदवार साहब को। अब आपको विनय बदवार साहब के बारे में बता देते हैं। जो विनय बदवार साहब हैं वो भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल अभी वर्तमान में हैं, और मुख्य जो भारतीय नौसेना है उसके मुख्य जल सर्वेक्षक भी ये अभी हैं। तो इनको ये जो अवार्ड दिया गया है, यह अवार्ड इनको यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं या रक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा इनको भारतीय जल सर्वेक्षण
व विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके अदम्य उत्कृष्ट कार्यों के लिए या योगदान के लिए ये दिया गया है। और यह उन लोगों को दिया जाता है यह अवार्ड जो दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी यानी कि हाइड्रोग्राफी, कार्डियोग्राफी, नेविगेशन के मानक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अद्वितीय योगदान देते हैं। तो इन्होंने ये हाइड्रोग्राफर हैं और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो हिंद महासागर में योगदान दिया है अपना, उसके चलते इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को भी अभी कुछ समय पहले एक अवार्ड दिया गया था। आपको मैंने अभी 3-4 दिन पुराने सेशन में ही पढ़ाया था लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। तो ये अक्षय कुमार फिल्म वाले नहीं हैं, हालांकि अक्षय कुमार को जो हमारे फिल्म एक्टर हैं उनको भी मानक उपाधि दी गई है इंडियन आर्मी के द्वारा, लेकिन वो नहीं है, ये अलग हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार जो हैं इनको वाइस एडमिरल, क्योंकि ये जो अवार्ड दिया गया था ये भी एडमिरल से ही संबंधित है, तो इसलिए यहाँ पर आपको बताना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मुझे ध्यान आ रहा है कि लेफ्टिनेंट जो कमांडर हैं अक्षय कुमार, उनको वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी नाम से 2020 का एक सम्मानित किया गया था पुरस्कार से। इसी के साथ में आपको बता दें कि जो वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं वो है करमबीर सिंह, जिनका उपनाम जो फेमस है द ग्रेट ईगल के नाम से वो फेमस हैं। और जो करमबीर सिंह हैं इन्होंने सुनील नामा का स्थान लिया था, ये तो आपको पता ही होगा। साथ में आपको हम फोटो भी प्रोवाइड करवा देते हैं। हमारे जो वाइस एडमिरल हैं अभी फ़िलहाल विजय बदवार साहब इनकी। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में WHO को चाइना ने कितनी राशि मदद हेतु देने का ऐलान किया है। तो देखिए ये ऐलान किया है, उसने कहा है कि हम 2 वर्ष तक WHO को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या उससे संबंधित कोरोना वायरस से संबंधित प्रयासों के लिए $2 बिलियन 2 वर्ष में देंगे। और इसी के साथ ही आपको बता देते हैं सबसे पहले चाइना के बारे में। तो चाइना की राजधानी रहेगी बीजिंग, और बीजिंग में ही आपका संघाई कॉरपोरेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है। इसी के साथ ही जो मुद्रा है वो रैम मिनवी है, और राष्ट्रपति आपके सी जिनपिंग बन जाते हैं। भारत चाइना के बीच में एक संयुक्त युद्धाभ्यास भी होता है हैंड इन हैंड, और 2019 का हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास था, ये अमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। और कुछ महीने पहले यानी कि 2019 की बात हो गई है, 2019 में भारत व चाइना के मध्य में एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 1 दिवसीय। ये आपके तमिलनाडु के मामल्लपुरम में आयोजित किया गया था। मामल्लपुरम, ये आप जगह ध्यान कर लेना, मुझे तो मामल्लपुरम के नाम से ही ध्यान है। और जो ये मामल्लपुरम है, यहाँ पर उन्होंने जो सी जिनपिंग आए थे उन्होंने कुछ पूरा ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण किया था, आपको ध्यान होगा। अब आपको बता देते हैं कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके जो अभी विश्व स्वास्थ्य महासभा का 73वां संस्करण संपन्न हुआ है, जिसमें चाइना को WHO ने उसी के अंदर चाइना ने WHO को $2 बिलियन सहायता देने का ऐलान किया है। इसी 73वीं जो सभा हुई थी, विश्व स्वास्थ्य महासभा की सभा हुई थी, इसमें वायरस की स्वतंत्रता की, जो कोरोना वायरस है इसकी स्वतंत्रता की जांच हेतु रिलोजेशंस ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स प्रस्ताव भी लॉन्च किया गया था। और यह जो कोविड-19 की स्वतंत्र जांच हेतु लाया गया है, और इसका समर्थन लगभग 116 देशों ने किया था। और इस प्रस्ताव को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लाया गया था, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि भाई ऐसा प्रस्ताव, मतलब जो ये प्रस्ताव है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लाया गया। और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो यूरोपियन संघ के द्वारा बनाई गई है। इसी के साथ ही आपको फोटो तो शायद इसकी अवेलेबल नहीं है,
तो आप ये फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित याद रखेंगे। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय रेलवे जोन ने कोविड मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया है? तो ये किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। और आपको अब हम बता देते हैं दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में। तो देखिए, जो दक्षिण मध्य रेलवे है, इसका जो वर्तमान में हेड ऑफिस है ये आपका सिकंदराबाद बनता है, इसका मुख्यालय। अब इस वायरस की बात कर लेते हैं। तो खास बात क्या है कि ये एक एप्लीकेशन से संचालित होने वाला रोबोट है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों में नियमित कार्यशैली को बनाए रखना और मरीज जो हैं उनका ध्यान रखना। काम क्या करेगा? काम करेगा मरीजों को खाना परोसने का काम करेगा और साथ ही उनको दवाई देने का काम भी ये करेगा। डॉक्टरों की हेल्प के लिए इसको लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है। वर्तमान में जो भारतीय रेलवे के जोन है सर, आपको सबको पता होगा, पहले 17 थे, अब 18 हो चुके हैं। और जो 18वां आपका जोन बना है वो बना है दक्षिण तटीय रेलवे, और जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की राजधानी में। क्योंकि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की तीसरी राजधानी है। पहली राजधानी तो आपको पता ही है, दूसरी कुड्नूर है और तीसरी आपकी विशाखापट्टनम घोषणा कर दी है। इसके साथ ही आपको ये फ़ोटो अवेलेबल करवा देते हैं, साथ ही आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए हेड कौन बनाए गए हैं? तो दिलीप ओमन साहब आपके जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है इसके नए हेड बनाए गए हैं, या कि ISA के नए हेड अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है 2 वर्ष के लिए। भारत की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री कौन सी है? तो आपको बता देते हैं, भारत की वर्तमान में सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री है जिंदल साउथ वेस्ट स्टील। और वर्तमान में कुछ समय पहले ही इसके ब्रांड एम्बेसडर यानी कि जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बनाए गए हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत। इसी के साथ ही कोल इंडिया के भी अभी हाल ही में नए CMD बनाए गए थे, जिनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। और एयर इंडिया के हाल ही में राजीव बंसल नए CEO बनाए गए हैं। तो ये कुछ फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही आपको दिलीप ओमन की फ़ोटो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आपके दिलीप ओमन साहब हैं, जो कि दिलीप कुमार से लगभग मिलते जुलते हैं। इसी के साथ ही आज का अंतिम और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो गोविंद, देखिए एक्चुअली ये क्या है, नाम जो है ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैं आपको बोल देता हूँ, उस हिसाब से आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। जो ये चिंतला है ना, ये आगे लगेगा, तो इनका पूरा नाम है चिंतला गोविंद राजुलू। और ये आपको PDF में एकदम करेक्शन होके मिलेगा, चिंता ना कीजिएगा, करेक्शन होके मिलेगा PDF में। और जो गोविंद राजुलू चिंतला, जो आपके चिंतला गोविंद राजुलू हैं, ये आपके नए नाबार्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगे, या बनाए गए, मतलब नियुक्त किया गया है। अब आपको बता देते हैं कि जो नाबार्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको फ़ोटो भी प्रोवाइड करवा देते हैं। देखिए, जो नाबार्ड है उसकी फुल फॉर्म रहेगी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इसी के अध्यक्ष ये आपके 31 जुलाई 2022 तक इस पद पर ये बने रहेंगे, आपके गोविंद राजुलू। और इन्होंने वर्तमान में जो हर्ष कुमार भंबाला हैं उनका स्थान ग्रहण किया है। नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में बनता है। हाल ही में नाबार्ड ने पंजाब को 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, ताकि पंजाब अपने किसानों को, या कि जो पंजाबी किसान हैं, जो पंजाब में किसान रहते हैं, उनको आसानी से लोन दे सके पंजाब सरकार। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर कर हम ये नए नए क्वेश्चन आपको कंपटीशन के लिए उपलब्ध कराते हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो यार ज़रूर बनता है। लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और इसको आप बिना स्किप किए हुए अधिक से अधिक देखें। इसी के साथ आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, सेफ रहें।
एक बार फिर दोबारा अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।